हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई एम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 348 के पार्ट 2 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर डालिए। जिन लोगों ने भी अब तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग पहले जाकर के उस एपिसोड को देख लीजिए। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑलरेडी वो एपिसोड देख रखा है तो शुरू करते हैं आपके लिए हमारा ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एल्डर जियो जूफेंग से कहती हैं, तुमने अभी तक 3 डिस्ट्रीब्यूट हाउसेस को बेघर कर दिया है। एल्डर जियो की ये बात सुनकर के जूफेंग भी हंसते हुए उनसे कहता है, उन लोगों को मैंने नहीं बल्कि इस सोसाइटी ने बेघर कर दिया है और अब कॉन्फ्लिक्ट और केओस के लक्षण प्रकट हो रहे हैं और अब मैं इसे रोक नहीं सकता। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि मैं अपने गेट पे आने वाले केओस को जरूर से रोक सकूं। एल्डर जियो, आप भी एक उचित समय आने पर ये सब सीख जाएंगी और मेरे पास उसके लिए जो कुछ भी है वो उसकी भलाई के लिए है। कि मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ वो लोग एक साथ एकत्रित होकर के री एजुकेट होते रहे, कि अगर ऐसा नहीं होता तो बाकी ये सभी लोग उनका सफाया कर देते। अब जूफेंग की ये बात सुनने के बाद एल्डर जियो अपने मन में कहती हैं, कि आप मुझसे कह रहे हैं कि अपनी हजारों साल पुरानी विरासत को नष्ट करने के लिए उस पर्सन को सम्मान देना एक सामान्य बात है। इसका मतलब ये नीच और धोखेबाज स्टीवर्ट जू निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति का काम कर रहा है। तो एल्डर जियो इस सब के बारे में ये सब सोच रहे होते हैं कि तभी जूफेंग उनसे कहता है, एल्डर क्यू के एंड पे ये कैसा चल रहा है। तो एल्डर जियो कहती है कि एज पर योर ऑर्डर्स, कि जब वो ओल्ड आदमी अपने शहर को खाली करने के लिए रीजन स्टेट का इंतजार कर रहा था, तो तब मैंने ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस के डिसाइपल्स का साथ दिया था। और इससे पहले कि वो लोग ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस के एंसेस्टर्स को अपवित्र कर देते, हम लोग उनकी बॉडीज को आपके पास ले आए। एल्डर जी को ये बात सुनने के बाद जूफेंग भी अपने एक ईवल से स्माइल देते हुए कहता है कि बहुत अच्छे। इतना कह करके वो वहाँ से जाने के लिए ऊपर आसमान की ओर उड़ने लगता है और वहाँ से जाते हुए उनसे कहता जाता है, एल्डर ली और एल्डर यान पिल्किंग हॉल की देखभाल करने के लिए गए हुए हैं, इसलिए आप अभी फिलहाल ओल्ड एल्डर क्यू का इंतजार करें और फिर उनके आते ही आप दोनों मिल करके मैरीवुड के साथ डील करने के लिए चले जाना। इतना कह करके जूफेंग वहाँ से उड़ता हुआ चला जाता है। जिसके बाद अगला सीन हमें उन्हीं ब्लैक माउंटेन्स का दिखाया जाता है, यहाँ पे कि ल्यू क्लैन का एक दूसरा हाइड आउट बना होता है। वहीं पे जूफेंग ने अपने लोगों से कह करके केव ऑफ ट्रूप्स यानी कि सैनिकों की गुफा बनवाई होती है। जूफेंग वहीं पे उसी केव के पास आता है और उस केव के अंदर चला जाता है और फिर वो वहीं उसके अंदर जाते हुए कहता है कि फाइनली अब ये केव पूरी तरीके से रेडी हो गई है। और पहले का वो बड़ा सा गड्ढा काफी ज्यादा आई कैचिंग था, उसे देख करके बाकी के लोग आसानी से पहचान सकते थे कि यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है। लेकिन अब इस केव के अंदर सब कुछ हाइड आउट है। कह करके जूफेंग उस केव के अंदर एक बड़े से गड्ढे के सामने आ जाता है। इसके के अंदर कई सारे और भी छोटे छोटे गड्ढे बने हुए होते हैं और उन गड्ढों के अंदर जूफेंग ने दो लोगों को रखवाया होता है। इनके के अंदर से काफी सारी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। जूफेंग वहीं पे उन गड्ढों के पास आता है, वो उनमें से एक गड्ढे के करीब जाकर के देखता है, तो तभी हम लोगों को पता चलता है कि उन गड्ढों के अंदर जूफेंग ने 2 लोगों को रखा होता है। एक वो होते हैं जिन्होंने कि जूफेंग के लिए सोल कल्टीवेशन में फेल होते हुए पपेट बन गए होते हैं, जबकि दूसरे वो होते हैं और लोगों के क्लैन के मरे हुए लोगों को लाया होता है। तभी उन सब को देख करके जूफेंग कहता है कि लगभग 10 साल पहले मैंने आप लोगों को कैप्टन पेन से ट्रेन करवाया था, लेकिन आप लोग उस ट्रेनिंग को ट्रेन करने में फेल हो गए और ट्रिपल हो गए। और उसके बाद मुझे मिस ली ने तुम्हें मैरिड ब्रेथ सिखाई थी, जबकि उसने मुझे पहले एक क्रूल मॉन्स्टर कहा था, ये जानते हुए भी कि आखिर उसने खुद क्या किया। लेकिन मेरा मानना है कि आप लोगों को एक क्रिपल इंसान की तरह अपना जीवन जीने देना आप लोगों के लिए और भी ज्यादा अल्टीमेट क्रूलिटी थी। इसलिए तो मैंने उससे कहा था कि तुम लोग भले ही मौत से बदतर जीवन जियो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा यूज जरूर करूंगा। और अब वो टाइम आ गया है, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनने वाले हो, लेकिन तुम्हारी पीक स्ट्रेंथ हमारे टैलेंट के ऊपर ही निर्भर करेगी। और फिर उसके बाद तुम इस पूरे एम्पायर को दिखा पाओगे तुम कोई क्रिपल अपंग इंसान नहीं हो, बल्कि एक
ग्रेट वॉरियर्स हो। इतना कह करके जू फेंग अपने डार्क रेड ऑरा को रिलीज करते हुए अपनी उन पपेट बॉडीज के अंदर इम्ब्यूट करता है। इस वजह से जू फेंग की एनर्जी उन लोगों के अंदर भी एब्जॉर्ब होने लगती है। अभी उस पपेट बॉडी के मन की आवाज जू फेंग को आती है, जो कि उससे कहती है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या इसके बाद मैं चल सकता हूँ। ये सुन जू फेंग हंसते हुए कहता है कि तुम इससे कहीं गुना ज्यादा कर सकते हो। तुम अपने सबसे अनोखे सपने से भी ज्यादा अधिक ल्यू क्लैन के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रक्षक बनोगे। ल्यू क्लैन की प्राइड और उसका हॉनर तुम ही लोग होगे। इतना कहकर के जू फेंग कुछ हैंड साइन बनाते हुए एक एन्चेंटमेंट करता है और वो कहता है कि ओपन द गेट ऑफ द वर्ल्ड एंड लेट द क्लाउड सीमर ब्रिंग्स डाउन द हैवी डार्क रेन ऑफ वॉर। तो जू फेंग के स्पेल से आप लोगों को समझ आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो मैं आप लोगों के लिए इसको हिंदी में कास्ट करके बताता हूँ। जू फेंग कहता है कि इस दुनिया के द्वारों को खोलो और बादलों को उबलने दो और युद्ध से भरी डार्क रेन ऑफ वॉर को आने दो, ताकि पूर्वजों की आत्माएं इस धरती पे एक बार फिर से लैंड कर पाएं। इतना कहकर के जू फेंग ने जो अपने हाथ से हैंड साइन बनाया होता है, हाथों की उंगलियों में से पर्पल डार्क कलर की एनर्जी रिलीज होने लगती है और फिर जू फेंग उस एनर्जी को आसमान में बड़ी तेजी से छोड़ता है, जिसके के अंदर से बहुत ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज हो रही होती है। अभी उस एनर्जी की वजह से आसमान में एक बहुत बड़ा बवंडर आ जाता है और फिर उस बवंडर में बदल जाने के बाद वो एनर्जी पर्पल लाइटनिंग के रूप में फिर से वापस नीचे जमीन पे आने लगती है और उस पूरी केव के ऊपर गिरने लगती है। जिसके बाद जू फेंग एक ईवल हंसी हंसते हुए कहता है कि ओल्ड एम्परर, मुझे डर है कि अब आप अपनी उस ड्रैगन चेयर के ऊपर ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाएंगे। और भाई ये हंसी जू फेंग की वन ऑफ द टेरिफाइंग हंसी में से एक लग रही होती है। और गाइज अगर आप लोगों को भी जू फेंग की ये हंसी एकदम धांसू लग रही हो तो आप लोग कमेंट में इसके ऊपर कुछ भी हैशटैग दे करके बोल सकते हो और जिनके हैशटैग मुझे ज्यादा अच्छे लगेंगे मैं उनके ऊपर लाइक तो दे ही सकता हूँ। बाकी फिलहाल हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे अब हो जाता है पूरी तरीके से कंप्लीट और अब आप लोगों का इसका नेक्स्ट एपिसोड अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। और भाई जू फेंग के अब इस प्लॉट को देखने के बाद लगता है कि भाई जू फेंग के इंतजार करने का पूरा टाइम वसूल होता है और अब शायद से आगे बहुत ज्यादा अमेजिंग एपिसोड्स आने वाले हैं। तो फिलहाल मेरा आज का काम तो यहाँ पे हो गया पूरा कंप्लीट। तो फिलहाल आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। कि ऐसे ही इसके अगले आने वाले एपिसोड्स को सबसे पहले देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और इसके साइड में लगे घंटे को भी जोर से बजाना मत भूलना ताकि आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आप तक आने में कोई दिक्कत ना करे। और गाइज मैं कोई नई सीरीज को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, जो कि फिलहाल अभी तो नहीं, तकरीबन 1 महीने के बाद ही मैं स्टार्ट करूंगा।